है, शानदार है। कल वाली पीडीएफ लगा दी, हाँ कल वाली। तो दोस्तों लास्ट क्लास में अगर हम बात करें, कोई विद्यार्थी ऐसा तो नहीं है जो कल नहीं आए थे, आज ही आया है? ठीक है सर, जो भी विद्यार्थी ना कभी भी ऑफ करता है, छुट्टी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना। और जहाँ पर भी जो भी दिक्कत आए उसको अंडरलाइन कर लेना। क्लास जैसी ऑफ होती है तो आप उस समय जाने से पहले एक बार रोक कर सर ये बता दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप एक बार नोट कर लेंगे तो नोट करने के बाद जो भी दिक्कत आएगी, जो चीज़ समझ में आ जाए ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि हमने देखा था कि ये जैसे कल्पना कीजिएगा आपके विश्व का मानचित्र था। तो अब आप मुझे बताएंगे, जितना भी मैं आपसे जानना चाहूं, कि अगर ये विश्व का मानचित्र है तो आपके कोई भी मानचित्र आप पकड़ते तो उसके अंदर चार दिशाएं के बारे में हमने देखा था ना। सबसे ऊपर दिशा दोस्तों कौन सी थी? वेरी गुड। नीचे यहां पर कौन सी थी? यहां पर, और दोस्तों यहां पर पूर्व पश्चिम में दिक्कत याद आए तो इसको याद कर लेना आप, ये आपकी मदद कर देगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण में जिंदगी में किसी को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना, इसको याद करना। ये हर जगह फेल होता है लेकिन यहाँ पास होता है, ठीक है। सुनिएगा सर, आप देखिएगा इधर की तरफ हमने एक महाद्वीप देखा था, इस महाद्वीप का नाम क्या था? उत्तरी अमेरिका। ये वाला कौन सा था? वेरी गुड। ये यहां पर कौन सा था? इससे सटा हुआ, और यहां पर, यहां, और इस जगह मुझे याद नहीं है, आप मुझे बताएंगे कि अगर हम बात करना चाहें तो दोनों तरफ हमने देखा था कि दोनों तरफ एक महासागर देखने को मिला था, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के रूप में हम लोगों ने कल बात कर ली थी, ठीक है ना भाई। इसके बाद यहां पर हमने एक जलराशि देखी थी, जलराशि का नाम क्या था? अटलांटिक महासागर। क्लियर है दोस्त? इधर अपन बात करते हैं, यहां पर आपके कौन सा था? हिंद महासागर। और साहब ऊपर की तरफ देखें तो, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा साहब आर्कटिक महासागर। तो हमें इस माध्यम से ये पता चल गया था कि संसार का जब नक्शा देखते हैं, विश्व का जब मैप देखते हैं, तो विश्व के मैप के अंदर हमें कौन से महाद्वीप और किस महासागर की स्थिति कहाँ देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों? अब हम इससे थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या आपको ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं ये सभी एक ही साइज के हैं कि सर? अलग अलग साइज के ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन तो पहले ये बनता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जिंदगी में नहीं पूछेगा आपके स्टैंडर्ड को लेकर, क्योंकि ये तो बहुत छोटी बात है ना। और आगे, और आगे लास्ट वाला पेज। थैंक यू। ये हमने स्थितियां देखी थी, यहां पर कर दो, चल इससे ऊपर कोई दिक्कत नहीं, याद तो रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा था कि हमने कहा कि ये सारे जो महाद्वीप है ना अलग अलग साइज के हैं। तो आपको एक बार ये थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा क्या है छोटा, जिससे आपको पढ़ने में क्या नहीं रहे, दिक्कत ना रहे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों के संदर्भ में, तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास महाद्वीप है सर, यदि बात कर ली जाए क्षेत्रफल को लेकर, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम यदि बात करना चाहें, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा टोटल महाद्वीप कितने हैं, बस केवल इतना बता दीजिएगा। कितने हैं साहब? 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिएगा सर, सातों महाद्वीपों के बारे में हम क्रम से देखते हैं उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। नंबर 1 पर जो महाद्वीप आएगा दोस्तों, वो आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा? एशिया। इससे दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो आपके कौन सा आता है? अफ्रीका।
तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और दोस्तों इसके बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये आपको देखने को मिलते हैं सातों महाद्वीपों का सही क्रम। दोस्तों अगर इन सातों में हम देखना चाहें सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला कोई महाद्वीप है तो वो कौन सा है? एशिया। अभी के लिए अपन कितना यहां पर लिख देते हैं कि ये जो महाद्वीप है ये क्या है? सबसे बड़ा। क्लियर है दोस्तों? और ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, ये है आपके सबसे छोटा। ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा सर कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। हाँ, आपके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो वो आपके कोई भी चार दे देगा ऑप्शन में, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है, एक स्टैंडर्ड। दूसरा स्टैंडर्ड ये कहेगा निम्न में से कौन सा युग्म छोटे महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो छोटे महाद्वीप या बड़े महाद्वीप को रिप्रेजेंट की जब बात आएगी ना तो दो दो महाद्वीपों को क्रम से देगा। जैसे उसने कहा निम्न में से कौन सा युग्म सबसे छोटे महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों दे दिए एक युग्म में, एक में ये दे दिया, एक में ये दे दिया, एक में ये दे दिया, अलग अलग दे दिए एक। या हमने बात की ये चार दे दिए, अब कहा निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा या निम्न में सबसे छोटा कौन सा है, एक क्वेश्चन। या फिर वो और स्टैंडर्ड बढ़ाता है तो 7 के 7 दे देगा, 6 दे देगा, 5, कोई भी चार उठाकर दे देगा और आपसे कहेगा आप इन्हें दोस्तों आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही या कैसे क्रम में? अवरोही। और कईयों को तो उस समय इतना दबाव आ जाता है, मानसिक दबाव, कि वो ये भूल जाते हैं आरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब क्या है, और उनको याद रहता है ये पूरा क्रम, और बस इसी ताक में रहते। कोई एक बार ये बता दे आरोही का मतलब बढ़ता है या, वहां कोई नहीं बताने वाला मिलना। आप हर चीज को एक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना, आपके आसपास की चीजों के साथ। जब किसी भी शिक्षण विधि का या क्या कह सकते हो अधिगम का आपके आसपास की चीजों के साथ संबंध बन जाएगा ना, फिर वो स्थायी हो जाएगी, पर भूल ही नहीं पाओगे आप उसको। देखिएगा यहां पर अक्षर कितने हैं, यहां अक्षर कितने साहब? 3 है तो छोटा है, 4 है तो बड़ा। छोटा है तो साहब ये छोटा, बड़ा है तो बड़ा। जो घर में सबसे छोटा है उसका धीरे धीरे क्या होगा? वो बड़ा होगा। और जो घर में सबसे सीनियर है उसका धीरे धीरे क्या होता है? पतन होता है, और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। यही है ना प्रकृति का नियम। आप देख लीजिएगा, मैं तो जानता हूं नहीं, आप मुझे बता देना आरोही का मतलब क्या होगा और अवरोही का मतलब क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आगे चाहे नदी पढ़ो, झील पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, खान खनिजों के बारे में पढ़ो कि कौन सा खनिज उत्पादन की दृष्टि से आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कहीं पे भी पूछ सकता है वो। तो चोटियों को अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में आपने खूब क्वेश्चन देखे, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा लर्न रखना, याद रखना है। चलें सर और आगे। एक दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि ये जो महाद्वीप है इनमें मानव भी तो निवास करता है ना, और मानव को कहते हैं जन, और उसकी संख्या जो होती है वह दोस्तों क्या कहलाती है? जनसंख्या। तो हम जानना चाहेंगे किस महाद्वीप पर कितने लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा किस में रहते हैं, सबसे कम किस में रहते हैं। तो आपके देखिएगा क्वेश्चन कि अगर आधार चेंज कर देते हैं हम, और अब महाद्वीपों का जो क्रम पूछते हैं दोस्तों, वो दूसरे नंबर पर हमने क्रम पूछा, और वो पूछा जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम महाद्वीपों का सही क्रम जानना चाहें तो आप वापस बताइएगा, महाद्वीपों की टोटल संख्या कितनी अपने पास? 7। तो हमने सातों को यहां पर लिख दिया, 3, 4, 5। दोस्तों इन सातों महाद्वीपों में से अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा है जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। समझ में आया?
जनसंख्या निवास नहीं करती, तो बताओ इस जनसंख्या के क्रम में सबसे लास्ट में होगा ना? बिल्कुल कहीं पर भी दबाव नहीं रखना है, सबसे लास्ट में होगा ना? तो हमने सबसे लास्ट में लिख दिया सर, और कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अंटार्कटिका, एक परिवर्तन करना है बस केवल, यहां पर नंबर 6 पर कौन है? 6 के आधे कितने होते हैं? बस इस यूरोप को यहां लिख दीजिएगा, बाकी क्रम वो का वो आपके काम आ जाएगा। देख लो सामने, नंबर 1 पर आपके कौन सा है? 2 नंबर पर आप ही बताओ कौन सा होगा? 3 नंबर पर ऑलरेडी कौन सा आ चुका है? तो सर 4 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 5 पर दक्षिण अमेरिका के बाद आपके कौन सा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अपने पास वापस कौन सा है? अंटार्कटिका। बोलो सर यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? जनसंख्या की दृष्टि से सही क्रम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हमने कहा अगर ऐसा है तो एशिया में आपके सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और अगर ऐसा है तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। और अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका में क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या नहीं मिलती, इसलिए इसे जन शून्य महाद्वीप कहा जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, हाँ ना? किसी का क्वेश्चन हो यहां तक कोई? चलें सर और आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? तो एक बार आप लोग है ना सुनिएगा, संपूर्ण हम संसार की बात कर लेते हैं तो पूरे संसार में महाद्वीप अपने को कितने मिले? कितने महाद्वीप मिले? वेरी गुड, 7 महाद्वीप हमारे पास हो गए सर। 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप हमारा कौन सा है? दोस्तों इस एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने हैं? मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 48 देश। 48 देशों में से एक देश हमारा कौन सा है? भारत के अंदर वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? वेरी गुड। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? और इन 28 राज्यों में एक राज्य कौन सा हमारा? इसी का तो अध्ययन करना है हमें। बोलो हाँ या ना? ठीक बात है ना? देखिएगा, हमने देखा संसार में 7 महाद्वीप, 7 में एशिया, 48 देश एशिया में, एक देश भारत, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से एक राजस्थान। इसका अध्ययन करना है। ये विश्व का मैप, ये आपके सारे महाद्वीप, इसमें से एक महाद्वीप कौन सा? एशिया। एशिया में यहां पर अपन ने देखा कौन सा? भारत। भारत में कौन सा देखा? क्लियर है ना सर? अब हम आगे बात करते हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान को पढ़ना सर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हमने हेडिंग डाल दी है राजस्थान का भूगोल हम पढ़ेंगे। राजस्थान का हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमसे एक बात कही जाती है कि आप राजस्थान का भूगोल तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले ये तो जान लीजिएगा ये राजस्थान शब्द कहां से आया। तो राजस्थान शब्द को जानने के लिए पहले राजस्थान शब्द का पता चल जाए, फिर राजस्थान की भौगोलिक चर्चा करेंगे तो ज्यादा और मजबूती रहेगी। अब हमने कहा साहब इसके इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा, और इतिहास का काम हमारे यहां पर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में नहीं है, तो हमने कहा कि हम इतिहास की 3 लाइनें पढ़ लेते हैं। उनको विस्तार से तो इतिहास वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन हमें ज्योग्राफी में इसको पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत आपके 3 लाइनें इतिहास की देखते हैं। सुनिएगा, पहली लाइन हम लेते हैं सर, सुनिएगा। बात है आपके 625 ईस्वी की।
या इसको आप कई बार लिखा हुआ देखते हैं, विक्रम संवत 682। दोनों में से कोई भी नाम लिखा मिलेगा, ठीक है सर। और हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो आज राजस्थान बना हुआ है, यहां पर एक शिलालेख मिलता है और इस शिलालेख का नाम क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो आज वर्तमान में इसका संबंध कहां से है? और प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत लिखा मिलता है, राजस्थान का पहली बार जिक्र लिखा मिलता है। हमने कहा राजस्थान के रूप में क्या लिखा मिलता है, तो उन्होंने कहा क्या लिखा मिलता है? एक शब्द मिला उन्हें, और वो शब्द क्या था? राजस्थानियादित्य। क्लियर है ना? एक ये शब्द लिखा मिलता है। सबसे पहले की बात करें, ये बात नहीं कर रहे कि किसने क्या कहा राजस्थान को। कोई मरुकांत्र कह रहा है, कोई गुजराता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम बात करना चाहते हैं केवल इस राजस्थान शब्द की। तो हमें एक शिलालेख मिलता है, शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। इसके बाद चित्तौड़गढ़ शिलालेख वगैरह बहुत सारे मिलेंगे आपको, अपने को वहां पर कहीं नहीं जाना है। बसंतगढ़ शिलालेख संबंध कब से रखता है? 625 ईस्वी से। विक्रम संवत की बात करते हो तो कब है आपके साहब? 682 में। बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध कहां से दोस्तों? और इसमें हमारे राजस्थान के लिए एक शब्द लिखा हुआ था, इस प्रदेश के लिए, इस भूभाग के लिए एक शब्द लिखा हुआ था। शब्द क्या था? क्लियर है सर? आगे बात करते हैं। हमने और आगे देखा, समय और आगे बढ़ा, तो हमने देखा कि आपके एक भूभाग हुआ। इस भूभाग के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस भूभाग को कहा जाने लगा एक नाम से और जाना जाने लगा, और इसे कहा जाने लगा दोस्तों राजपुताना। इसको कौन सा शब्द मिल गया? और अपने लिए क्वेश्चन बना कि अगर हम बात करते हैं राजपुताना शब्द को लेकर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ये सब इतिहास की लाइनें हैं, 2-3। राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हमारे पास खूब हमने पढ़ा हुआ है इस नाम को। नाम क्या है सर? जॉर्ज थॉमस। और यदि हम बात करना चाहें कब, तो हमें समय भी पता है। समय अवधि की बात करते हैं 1800 में। कब की बात है दोस्तों? ठीक है, चले और आगे। इससे और आगे बढ़े तो हमारे लिए एक दूसरा क्वेश्चन और बनकर तैयार हुआ सर। और वो क्वेश्चन हमारे पास तैयार जो हुआ वो था कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस करते हैं, नो डाउट, लेकिन राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग, सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग लिखित रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अब आपका आंसर चेंज होगा और आंसर क्या जाएगा आपका? वेरी गुड, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रयोग किया गया। और हम जानते हैं बेहतर कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपने इन्होंने जो प्रयोग किया, यह आपके प्रयोग कब किया? आपके समय था ठीक 5 साल बाद 1805 में इन्होंने प्रयोग किया। अब जब लिखकर प्रयोग करते हैं साहब, तो किसी ना किसी बुक में ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना सर? और इनकी बुक का नाम क्या था? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑफ जॉर्ज। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? इस शब्द का लिखकर प्रयोग किया। क्लियर? फटाक से मुझे बताना, राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं? और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं? इन्होंने प्रयोग कब किया था?
इन्होंने कितनी साल बाद? 1800। किस पुस्तक में किया है? एक कहानी बताता हूं, जीवन में स्थायी रहे आपके लिए। दो दोस्त हैं, बात उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों के अधीन है सर। क्लियर? और दोनों दोस्त हमारे पास यहां पर आते हैं, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से यहां पर आते हैं सर। और हमारे यहां पर देश आजादी से पहले परिवहन की कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। दो घोड़े लेते हैं और घोड़े लेकर घूमना स्टार्ट करते हैं। याद रहे, आजादी से पहले हमारे यहां पर रियासतों का दौर था सर। क्या हुआ करती थी? रियासत। और ये घूमते घूमते आज जिसे आप राजस्थान कहते हैं, यहां पर आ जाते हैं सर। और यहां पर आकर ये दोनों दोस्त चर्चा करने लगते हैं और पूछते हैं ये रियासत किसकी है? तो बताया जाता है ये सब उस राजपूत की है, ये वाली फला राजपूत की है, ये फला राजपूत की। जिस रियासत को पूछते हैं, अधिकांशतः रियासतें यहां पर किसकी मिलती है? आपके राजपूत। तो ये जो जॉर्ज थॉमस है ना, ये अपने दोस्त विलियम फ्रैंकलिन से कहता है कि यार यहां तो राजपूतों की रियासतों की बहुत ज्यादा प्रधानता है, तो ये तो पूरा भूभाग क्या होना चाहिए? बातों बातों में बात चल रही है, ठीक है। और इन्होंने इस प्रदेश को क्या कह दिया? राजपूताना। वापस चले गए, आराम से बैठकर 5 साल बाद इस विलियम फ्रैंकलिन के मन में आता है कि यार अपन घूम के आए थे ना, उसको अपन लिख ही लेते हैं किताब में, अपनी बायोग्राफी के रूप में। तो इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस किताब में लिखते हैं कि जब मैं और मेरा दोस्त जॉर्ज थॉमस घूम रहे थे तो इस प्रदेश में जहां पर राजपूतों की रियासत ज्यादा है, इस प्रदेश को मेरे दोस्त जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था? राजपूताना। ये बात हमें किसने बताई? हमें ये बात का पता कहां से लगता है? तो पता चला मौखिक रूप से सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लेकिन इस बात को रिटर्न में, किताब में कौन लिख रहा है सबसे पहले? तो ये किताब दोनों चीजों का स्पष्टीकरण कर देती। बोलो क्लियर है एकदम माइंड में? चले सर आगे। जमाना और आगे बढ़ने लगा सर, और जमाना आगे बढ़ने लगा तो इस प्रदेश को अब और अन्य नामों से जाना जाने लगा। याद रहे दोस्तों, इसे कहा जाने लगा अब रजवाड़ा। लोगों ने इसे क्या कहा? उसके बाद इसे कहा, और प्यारे दोस्तों उसके बाद जाकर आपके पास क्या नाम आ गया? और हम इसी शब्द के लिए तो ये सारी बातें पढ़ रहे थे, यही तो सब चाहिए था हमें। तो देखो, इसको देखकर एग्जाम का क्वेश्चन सुन लेना सर। एग्जामिनर पूछ चुका है आपसे आपके इन सब का क्रम, कि पहले आपके क्रम में कौन आया? राजपूताना। उसके बाद क्या आया? रजवाड़ा। उसके बाद तो आपको एक बार सीक्वेंस याद रखना है। हमने कहा इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, तो हमें बताया गया इन तीनों शब्दों का मतलब होता है राजाओं का निवास स्थान। जहां पर राजा निवास करते हैं उसी प्रदेश को कहा जाता है रजवाड़ा, उसी प्रदेश को कहा जाता है राजस्थान, या दोस्तों उसी प्रदेश को क्या कहा जाता है? राजस्थान। याद रहेगा सर। और हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों शब्दों का, इन तीनों शब्दों का, इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग, इन तीनों शब्दों का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे लिए आंसर क्या जाएगा दोस्तों? वेरी गुड, कर्नल जेम्स टोड। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने इस शब्द का, तीनों शब्दों का प्रयोग कब किया? तो बताया गया दोस्तों, इन्होंने तीनों शब्दों का प्रयोग 1829 में अपनी एक बुक में किया। और यदि आप उस बुक का नाम जानना चाहें तो बुक का नाम आपको मिलता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्व, इस किताब में इन्होंने इसका प्रयोग किया। दोस्तों इसी किताब का एक एडिशन और आता है, और इसको लेकर हम बात करें तो इस एडिशन को लेकर बात करें 1832 में जाकर इसकी एक दूसरे नाम से मिलती है, और वो नाम मिलता है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना गया। हमें कोई मतलब नहीं है बाकी इसके कहने से, ना हमें ये याद रखना है कर्नल चैमस्फोर्ड को किस पद पर रखा गया था। कर्नल चैमस्फोर्ड की आपकी मृत्यु 1835 में होती है, इनकी पत्नी ने फिर एक 1839 में मृत्यु के बाद भी पुस्तक जारी की, कोई मतलब नहीं, इतिहास वाले अपने आप पढ़ा देंगे, ठीक है ना सर। हमें जो शब्द चाहिए था वो इतिहास से हमें शब्द मिल गया, क्लियर। तो आज के बाद जब चर्चा होगी केवल केवल किसकी चर्चा होगी, ना तो इसकी होगी, ना इसकी होगी, ना इसकी होगी, ना उसकी। तो एक क्रमिक विकास हमें पता चला कि हमें ये स्थितियां इसकी देखने को मिली। यहां तक सर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे सर, एक बार आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर अपन और आगे बात करें।
हो गया क्या सर? चला जाए आगे भाई। सुनिएगा दोस्तों, चेंज कर दो सर, सभी ने नोट कर लिया ना? एक और आपको बात बता देता हूँ कि जैसे अपन ने भी पढ़ाना स्टार्ट किया, दूसरा दिन है आज, है ना? थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एक दो दिन आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ी स्पीड भी तेज कर हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना? कि वो इसलिए शुरू में प्रारंभ में थोड़ा सा धीरेपन रख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ना पड़ता है उनको। या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साइंस साइड से होते हैं, या और आपके किसी उससे होते हैं, आर्ट्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो उनके लिए बड़ी फिर वो महाभारत हो जाती है। तो एक बार आप जुड़ जाएंगे सब्जेक्ट के साथ, फिर इसीलिए तो बेसिक पढ़ाया आपको कि अगर आप साइंस से भी हो, इधर वगैरह कहीं से भी हो, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फिर। ठीक है, हो गया सर पीछे? ठीक है ना? सुनना, फटाफट बताना मुझे, सन कौन सा है आपका? शिलालेख कौन सा है? कहां पर है? कौन क्या नाम मिलता है? कई बार राजस्थान या द्वितीय भी दे देता है, वो राजस्थानी पूरी नहीं देता है, राजस्थान या द्वितीय भी दे देता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, हमें इस प्रदेश के लिए एक शब्द मिला, शब्द कौन सा था सर? राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किसने किया? कब किया दोस्तों? लेकिन लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं? कब करते हैं? किस पुस्तक में करते हैं? क्लियर है सर? इसके बाद हमारे इस राजपूताना को अन्य किन किन नामों से जाना गया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्यारे दोस्तों, इन तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजाओं का निवास स्थान। क्लियर है ना? आगे सुनना, इन तीनों शब्दों का सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं? कब करते हैं साहब? कब करते हैं ये? 1829 में। और 1829 में अपनी जिस किताब में प्रयोग करते हैं, उस किताब का नाम क्या था सर? और इसी के दूसरे पार्ट का नाम क्या हुआ था? ये राजा भारत, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राज्य है, और वो राज्य कौन सा है? राजपूताना स्टेट है कहां पर? भारत के मध्य पश्चिमी भाग में। क्यों मध्य पश्चिमी? इसलिए कहा क्योंकि भाई साहब आज भारत जो है ना, इधर का पाकिस्तान भी तो इसी में शामिल था, तो वो मध्य में ही हुआ करता था। ये तो फिर बाद में विभाजन वगैरह हुआ तो स्थितियां बदल गई। ठीक है ना सर? आगे सुनेगा, समय और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद समय सर हमारे पास एक भूभाग आ गया, और उस भूभाग के बारे में बात करें
तो दोस्तों लगभग आपको एक इस आकृति में एक भूभाग देखने को मिलेगा। क्लियर? और इस आकृति के इस भूभाग को लेकर हम बात करें तो आज के बाद अब हम इसको केवल एक ही नाम से जानेंगे, और वो नाम क्या होगा दोस्तों? राजस्थान। अब ना इसको रजवाड़ा, रायथान, राजपूताना कुछ नहीं कहेंगे, केवल क्या कहेंगे? राजस्थान। अगर हमने इसे राजस्थान कहा तो हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, और क्वेश्चन सिंपल बनता है कि आप ये बताइएगा जो ये शब्द आप बार बार ले रहे हैं राजस्थान, इस शब्द को हमारे संविधान द्वारा या इस शब्द को मान्यता सबसे पहले कब मिलती है? तो अपना लिए पहला क्वेश्चन क्या बन गया? मैंने यहां पर लिखा राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम मान्यता कब मिली? दोस्तों ध्यान से इसको आप याद करना, कब मिली? एक क्वेश्चन, और इसका जो आंसर आएगा ना वो आंसर सुनना। आंसर आएगा 1 नवंबर 1900। इसलिए मैंने वो बोला, इसलिए बोला सर पिछले 10 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमसे कहता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? ये 10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 10 सालों के पेपर उठाकर देख लेना। राजस्थान का एकीकरण आपके पूर्ण कब हुआ? एक बात आती है, और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब होता है, इसको लेकर यदि आप बात करें तो अब इसका आंसर था 1 नवंबर 1900। ये रटा हुआ था बच्चे को, इतनी बार पूछ लिया उसने, लेकिन अब उसने 2-3 सालों से क्वेश्चन क्या दिया? राजस्थान शब्द को सबसे पहले सर्वप्रथम मान्यता कब मिलती है? और पहले नंबर पर ये ऑप्शन कौन सा दिया? और अपन ने टिका दिया उसको, और वो इतना सरल क्वेश्चन आया है। समझ में आया ना सर? तो अपने को आगे भविष्य में ध्यान रखना है, चाहे दोनों में से कोई क्वेश्चन हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले माइंड प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये गलती करवा सकता है। ये होता है कोचिंग का मतलब, कि कोचिंग का मतलब ये आपको बताया जाता है कि इस अथाह संसार में से क्या पढ़ा जाए। जैसे बताता हूं आपको, आप यहां पर खड़े हैं आज और सामने आपकी सफलता है, आपकी नौकरी है, एग्जाम क्रैक करके वहां तक जाना है, और ये बीच में है ना, ये क्लासरूम जो है ये अथाह ज्ञान का संसार भरा हुआ है, पूरा संसार है ज्ञान का, इसके अंदर सागर है, समुद्र है ये। अब आपको यहां से वहां तक जाना है, अब बताओ कैसे जाएंगे आप? नाव है नहीं ना। हाँ, दो ही तरीके हैं, आपके पास कोई संसाधन नहीं तो आप केवल तैर कर वहां तक जा सकते हैं, ठीक है ना सर? दो तरह के लोग हैं यहां पर खड़े हैं। एक तो कहते हैं एक सामने वाले व्यक्ति से कि आप हमें तैरना सिखा दीजिएगा, दोनों को तैरना नहीं आता है, तो वो किसी भी शिक्षक को पकड़ते हैं, किसी भी अच्छी संस्था के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें वेल एजुकेटेड कर दीजिएगा, कुशल तैराक बना दीजिएगा, जिससे हम तैरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और एक उछल कूद करता है उस पानी में, कुछ देर बाद वो नीचे गोता मारता है, और जैसे मारता है उसमें डूबने का प्रयास करता है, वो डूब ही जाता है। तो अपने को सफलता प्राप्त करनी तो तैर कर प्राप्त करनी है, ऊपर ऊपर सतही पर प्राप्त करनी है। अगर हम इसके अंदर डूबना चाहेंगे ना, तो डूबने का मतलब तो ये हो जाएगा हम इस काम के लिए नहीं आए थे। तो संस्था का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, कोचिंग का मतलब होता है हम आपको ये बताने का प्रयास करें अपने अनुभवों से कि आपको इस पूरे किताब के अंदर से 500 पन्नों की किताब में से कौन से 100 या 50 पन्ने पढ़ने, कम पढ़कर आप अपने एग्जाम को फाइट करते हैं। समझ आया ना सर? इसलिए एक
दूसरा आपको क्या बताना होता है हमें कि अभी तक जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे थे उनके साथ एग्जामिनर ने किस किस प्रकार गलती करवाने का प्रयास किया। एग्जामिनर को आपसे आंसर नहीं चाहिए क्वेश्चन का। अगर आंसर चाहिए होता ना दोस्तों तो सीधा एक क्वेश्चन लिखता प्री में भी, और क्वेश्चन लिखकर उसके सामने कहता फिल इन द ब्लैंक से आंसर लिख देना बेटा। मेंस में करवाता है ना वो, मेंस में चाहिए उसे आंसर। प्री में तो क्या कहता है वो, ऑप्शन दिए ना चार ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि आपकी स्थिरता चेक करना चाहता है, कितने चंचल हैं आप। और आपके सामने जब 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, 4 गलत ऑप्शन दूं, आपसे कहूं आंसर बताओ, तो आप 100% 4 में से एक बता दोगे। हुआ है नहीं हुआ? मैंने एक क्वेश्चन लिखा और अब कहा आपको आंसर देना है, तो अब आप आंसर जब आएगा तो ही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और आप इस वजह से नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। ठीक है ना सर? तो आप बिल्कुल एकदम एक एक कदम को फूक फूक कर रखिएगा, क्योंकि जो जोश अभी है ना आपका, वो जोश लगातार लास्ट तक रहना चाहिए। फिर देखते हैं सफलता कैसे नहीं मिलेगी। ठीक है ना सर? सुनिएगा, अब अपने पास दोनों क्वेश्चन है, बताओ अब भविष्य में दोनों क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत होगा क्या? नहीं होगा ना? पहले किसी भी शब्द को, किसी भी जगह को बनाना है तो पहले उस जगह का नामकरण होगा, और नामकरण के बाद उन सभी रियासतों को एक किया जाएगा। तो नामकरण सर पहले होता है और आपके एकीकरण क्या होता है बाद। एकदम क्लियर है ना सर? दूसरा क्वेश्चन, हमसे कहा गया कि आपने जब इनकी बाउंड्रियां फिक्स कर दी तो इसके अंदर का एरिया भी तो फिक्स हो गया होगा ना? हाँ ना? तो हमारे से क्वेश्चन किया गया कि आप सबसे पहले हमें बताइएगा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी गुड सर, हमारा आंसर है 3,42,239। भाई साहब सेकंड ग्रेड शिक्षक में यहां तक पूछा जा चुका है। समझाई ना बात? और अपन केवल अगर इतना लर्न करके चले, मैंने कहा ना पुराने पेपर हमारे टीचर हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, वो हमें सिखाते हैं कि हम ये गलतियां करवाएंगे। तो आपके उसने यहां तक दिया हुआ है और अपन यहां तक पढ़ कर जाते हैं। ठीक है ना? अब चारों ऑप्शन मिले, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, अपन ने कहा बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन चारों ऑप्शन देके दिमाग खराब हो गया। 0.64, 0.74, 0.84, 0.94। अपने कहा यार ये इतना दे देता ना एक बार तो मैं कर देता, इसने तो आगे पॉइंटों में खेल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बोल बजरंग बली की। बजरंग बली जी आप संभाल लेना इस क्वेश्चन को। और बजरंग बली जी कहते हैं कि मेरे समय में ज्योग्राफी नहीं थी, होती तो मैं बता देता तेरे को सयान। मैं आपकी मदद जब करूंगा जब आप अंतिम क्षणों में पॉइंटों में रह रहे होंगे, बाकी मेहनत तो आपको ही करनी है। इसलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी एग्जाम दे रहे हैं। बजरंग बली जी क्यों बीच में लेकर आए सर, है ना? तो डायरेक्ट अपनी तैयारी करके आंसर देंगे। एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ। ठीक है ना? एक बार अधनिष्ठ बोर्ड ऐसा कर चुका है सर कि इसका क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछ चुका है, इसकी यूनिट चेंज की उसने, और यूनिट चेंज करने के बाद 1,00,000 वेरी गुड 32,139, या कई बार मील स्क्वायर लिख दो सर इसको, या इसका जो आंसर बनता है ना सर वो बनता है 1,32,139 पॉइंट कुछ बनता है। तो उसने राउंड फिगर में इसको इस प्रकार भी लिखा हुआ है। अप्रोक्स लिख देता है साथ में, निकटतम जो आंसर है। समझ में आया सर इतना? तो हमारे पास दोनों डाटा है, ये पूछेगा तो ये कर देंगे, और इसके निकटतम जो भी डाटा होगा वो कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिया था, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 थी, तो निकटतम डाटा दिया 1727। मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, अभी आगे पढ़ाऊंगा जब देखना।
समझ में आया सर इतना? तो जो निकटतम आंसर होगा वही हमारा सही आंसर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये खेल किसका है? ये खेल है आपके आरएस और एसआई वाला, बड़ा स्तर का खेल है। उदाहरण बताता हूं, वर्ष 2016 का आप आरएसपी का पेपर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। उसके अंदर जितने भी 4 ऑप्शन थे ना, सारे स्थानांतरित कृषि के उदाहरण थे। चिमाता भी होती भीलों के द्वारा, लेकिन बात यह थी चारों में प्रधान कौन है। यही तो आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता था वो। और चारों की चारों क्या है साहब? स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो कौन सी थी? वालरा, इसलिए वालरा को टिक कर दिया गया। उसमें ऑप्शन में चिमाता भी था। इसलिए बड़ा सावधानी से पढ़ना अपने को। यहां तक की बात समझ में आई सर? दूसरा क्वेश्चन हमारा बना, हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है साहब कि ये हमारे पास हमारा देश हो गया भारत। एक ये अपन रफली मैप बना लेते हैं। ये जो हमारा भारतीय हिस्सा है, इस भारत के बारे में यदि हम बात करना चाहें दोस्तों, तो हमने कहा कि इस भारत के क्षेत्रफल को हमने 100% मान लिया सर। भारत के क्षेत्रफल को कितना मान लिया? और कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हमने दोस्तों कितना मान लिया? तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो राजस्थान यहां पर हम देख रहे हैं, इस राजस्थान के बारे में बताओ। राजस्थान पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो हमारा आंसर आता है 10.41% भूभाग पर यह आपको देखने को मिलता है। क्लियर है सर? हाँ ना? चले आगे। हमने कहा कि आप ये बता रहे थे शुरू में कि भारत के अंदर कुल, अगर हम बात करें कुल राज्य कितने बता रहे थे, तो 28 राज्यों में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान कौन से स्थान पर आएगा? तो बताया गया राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। और साथ में यह भी बताया जाता है कि 1 नवंबर 2000 की बात करेंगे ना, तो 1 नवंबर 2000 तक हमारे राजस्थान का दूसरा स्थान आता था। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर, लेकिन नवंबर 2000 के अंदर इसका विभाजन होता है और इसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ 2 राज्य बन जाते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना, वैसे ही इस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो था वो हमसे क्या हो गया? कम, और हम एक पायदान कहां गए? ऊपर। आज वर्तमान में हमारा राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 28 राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। हाँ या ना? तो 2 क्वेश्चन हमारे पास आ गए ना, एक तो क्वेश्चन ये वाला और एक आपके यहां। ठीक, दोनों क्वेश्चन मैं बोलता हूं, दोनों के आंसर साहब आपको देने। पहला क्वेश्चन, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान। कौन सा होगा? 2 क्वेश्चन हमारे पास आए, दोनों का आंसर आप बताओ। ऊपर वाले का तो आंसर क्या लिखूं? 10 पॉइंट चलेगा सर। और दूसरा बोलो? फर्स्ट पोजीशन आएगी, प्रथम स्थान देखने को मिलेगा। बताइएगा यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? चलें सर और आगे, और आगे आगे सुनिएगा।
हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बना सर, कि हम जानना चाहते हैं कि जब हम पृथ्वी देखते हैं, पूरी ग्लोब देखते हैं, तो इस राजस्थान के जब हमने क्षेत्रफल को देखा और पाया, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कोई सामान्य क्षेत्रफल नहीं था सर, कि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है सर। और इस बात का सत्यता का हम जानना चाहे तो पता चला बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों से राजस्थान अपने आप में बड़ा है। तो कुछ एक दो देश ऐसे हैं जिन देशों से हम इसकी तुलना करना चाहेंगे हमारे राजस्थान की। तो अन्य देशों के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे। देखिएगा सर, अन्य देशों के संदर्भ में, अन्य देशों के संदर्भ में हम सर बात करना चाहेंगे। सुनिएगा, नंबर 1 पर हम तुलना करेंगे एक देश से जिसका नाम होगा जापान। एक देश होगा जिसका नाम हम लेंगे क्या, ब्रिटेन। एक देश लेंगे हम नेपाल। एक लेंगे हम श्रीलंका। बहुत सारे देश हैं। एक लेंगे भूटान और एक ले लेंगे अपन, पहले भूटान ले ले, चलो कोई बात नहीं, एक ले लेंगे इजराइल। ऐसे कुछ देश देख लेंगे। देखिएगा, अगर इन देशों के साथ हम तुलनात्मक बात कर लेते हैं तो आप देखना। क्वेश्चन सुनिएगा, पहला क्वेश्चन, हमने कहा जापान और राजस्थान को बराबर रखें तो कौन सा आपके बराबर मिलेगा, कौन सा ज्यादा मिलेगा, कौन सा कम। तो बताया गया राजस्थान जो है ना, इस जापान के क्या है, वेरी गुड, लगभग क्या है सर, हमने कहा बराबर तो लगभग मान लिया, या तो थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा क्या होगा। तो पता चला भाई साहब थोड़ा सा क्या है, ये देश की तुलना हो रही है राज्य के साथ। इसके बाद ब्रिटेन की बात की तो ब्रिटेन के बारे में पता चला, ब्रिटेन से क्या है ये, 2 ब्रिटेन मिला दोगे ना जब जाकर राजस्थान बनेगा। क्लियर। अगर नेपाल की बात करोगे तो 2.5 नेपाल मिला देंगे ना तब जाकर आपके क्या बनेगा। अगर श्रीलंका की बात कर देते हैं तो 5 श्रीलंका मिला देंगे तब जाकर एक राजस्थान बनता है सर। और अगर 8 भूटान मिला देंगे तो आपके राजस्थान एक बनेगा और 17 आप क्या कर देंगे, तब जाकर एक राजस्थान बनेगा। इसका मतलब आप ये देखिएगा, वो एग्जामिनर हमें इसके ज्ञान करवाने का उसका एक ही उद्देश्य था कि वो ये बताना चाह रहा था राजस्थान कोई सामान्य क्षेत्रफल नहीं रखता, बस। क्लियर है ना सर। इसलिए उसने इन सब की तुलना हमारे राजस्थान से की। क्लियर है सर ना। चले और आगे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि हम इतने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा साहब यहां जो प्रदेश है, ये वाला प्रदेश, इस प्रदेश को लेकर हम बात करते हैं तो इस प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आता है। यहां पर जब सीमाएं फिक्स है तो इसके अंदर रहने वाले लोग भी तो फिक्स हो गए होंगे ना, हाँ ना। और लोग फिक्स हो गए होंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है सर। वेरी गुड। हमारा क्वेश्चन राजस्थान की कुल जनसंख्या, उसी क्रम में चल रहा है ये आगे, ठीक है ना। राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो बताइएगा सर राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। आंसर 6.85 करोड़। इसमें वर्ग किलोमीटर मत लगा देना। हाँ भाई साहब, ये लोगों की संख्या है, कहीं तुम इसमें टिका दो वर्ग किलोमीटर। और हमने ये कब गिनी कि दोस्तों 2011 के अनुसार हमें ये जनसंख्या बताई जाती है। अब 2022 में होनी थी, अभी हो नहीं पाई, कोरोना काल आ गया है। तो आपके जब भी होगी तब तक हमारा पेपर हो चुका होगा और हमें हमारे लिए अच्छा काम हो गया। अगर होती है तो फिर वो भी याद करो, ये भी याद करो, ठीक है ना। तो अभी तक आपके पास डाटा क्या है, 2011 के अनुसार 6.85। क्लियर है ना सर।
दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आता है इससे और आगे, तो हमने कहा कि आप ये बताइएगा कि ये जो हमारे पास भारत है, अगर बात करते हैं भारत को लेकर, तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बताया जाता है 121 करोड़। अभी अभी आपने पढ़ा है राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? अगर आप 121 करोड़ को कुछ समय के लिए कितना मान लें दोस्तों, तो भारत की कितनी प्रतिशत आबादी राजस्थान में रहती है? तो पता चलता है बहुत आसान, 5, 6, 7%। और यहां पर पॉइंट लगा दीजिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। 5.67% या 5.67% आबादी पूरे भारत की राजस्थान में रहती है। देखो राजस्थान के पास जमीन तो कितनी है पूरे भारत की, और आबादी कितनी है साहब? इसका मतलब जब आगे हमें पढ़ने को मिलेगा ना, तो हम बताएंगे कि राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या कम मिलती है। ये सब चीजों पर डिपेंड करेगी, उद्योग पर भी डिपेंड करेगी, खनिज पर भी डिपेंड करेगी, आपके प्राकृतिक संसाधनों पर भी डिपेंड करेगी। यही तो बेसिक है कि जब आप जान लेंगे तो उस दिन आपको जब तुलनात्मक करवाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है, और जब आप एक दूसरी चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे तो उसमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई चीज आपके माइंड से मिस हो जाती है तो आजू बाजू की सपोर्ट फाइलें उसको दोबारा रिकवर कर देती है, उसको गलत आंसर नहीं देने देती है। बोलो समझ में आया? एक क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन कि जब 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान हो सकता है, तो बताओ जनसंख्या की दृष्टि से स्थान होगा या नहीं होगा? तो हम जानना चाहेंगे कौन सा होगा? 7वां स्थान। लो साहब अभी लिखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? एक तो क्वेश्चन ये हुआ, निवास करती है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सर, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, भारत में स्थान। अब मुझे नहीं पता सर, दोनों का आंसर आपने देना है। पहले नंबर पर तो बोलो यहां तो क्या लिखूं? 5, 6, ठीक है सर। और यहां पर कौन सा लिखूं? देखो जैसे आपने 7वां लिखा ना, तो एक मन तो करता है ना कि हमारा जब 7वां है तो हमसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले कौन कौन से हैं, मालूम तो होना चाहिए ना। तो हम जानना चाहते हैं हमसे ज्यादा आबादी किसकी है। तो नंबर 1 पर तो कौन आता है? 2 नंबर पर एमपी आता है, महाराष्ट्र आता है। प्रभु कौन आता है? महाराष्ट्र। इसके बाद क्या आता है? बिहार। इसके बाद क्या आता है? वेस्ट। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु और राजस्थान। चलो कोई नहीं, जितनी गलती होनी यही हो जाए। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर मध्य प्रदेश, 6 नंबर पर तमिलनाडु और 7 नंबर पर सर ये है हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सही राज्यों का क्रम भी। क्लियर है ना सर इतना? तो ये हमारे को देखने को मिलता है। जब तक तेलंगाना नहीं बना था सर, जब तक हमारा स्थान 8वां आता था, हमसे आगे आता था आंध्र प्रदेश। और जैसे आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2 जून 2014 को, तो जैसे आंध्र प्रदेश अलग होता है तो 3.52 करोड़ जनसंख्या लेकर अलग होता है।
और जैसे 3.52 करोड़ जनसंख्या आंध्र प्रदेश से कम हुई, हमारे से आंध्र प्रदेश तुरंत नीचे आ गया और हम एक पायदान कहां आ गए, ऊपर। आज वर्तमान में हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर है? बोलो, यहां तक की बात समझ में आई? और आगे बढ़ते, अब आता है महत्वपूर्ण थोड़ा सा क्वेश्चन इसी इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है राजस्थान की स्थिति को लेकर, राजस्थान की स्थिति को लेकर। भाई साहब, आपने जो अभी तक पढ़ा है ना सीधा, वो आपने सीधा यही पढ़ा है। सीधा सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बनाया और लिखो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। वो तो बहुत बाद की बात है, अभी पहले वहां तक पहुंच तो जाओ, फिर देखते हैं, उसको भी देख लेंगे। वो तो तब की बात है जब आप वेल डेवलप हो जाएं, तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए। देखिएगा, स्थिति को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो आपकी लिमिट एग्जाम की खत्म कब होगी? जब आपके क्वेश्चन सुनना स्थिति को लेकर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा सर, एक क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान जो है, सुनो सर, पहला क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अभी देख लेंगे सब आंसर, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान विश्व के मानचित्र में किस दिशा या किस भाग में? दूसरा क्वेश्चन सर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान एशिया के किस दिशा या किस भाग में है? इससे आगे राजस्थान की भारत के किस दिशा या किस भाग में है? और आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है राजस्थान के बारे में, वास्तु के अनुसार राजस्थान का कोण, राजस्थान कौन से कोण में स्थित है? सर, आज के परिप्रेक्ष्य को अगर देखें, सब टाइप के क्वेश्चन देख लो आप, छोटे बड़े सभी लेवल के, तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे राजस्थान की स्थिति को लेकर। इसके अलावा आप खूब किताबें छान मारना, पुराने पेपर छान मारना, आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। और जब आप लिमिट खत्म कर कर चलोगे एग्जामिनर की, तो फिर वो पूछेगा क्या? इनमें से पूछेगा, अपन कर देंगे, हाँ या ना? चलें और आगे देखिएगा, इन सभी क्वेश्चनों का मतलब अलग अलग होगा सर, और हम एक एक को बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इनकी सबकी जरूरत पड़ने वाली है जब मेन टॉपिक अपने चलेंगे, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई साहब हमें ये बताओ गोलार्ध का मतलब क्या होता है। बाद में पढ़ेंगे गोलार्ध की स्थिति, तो ठीक है ना सर? और गोलार्ध का मतलब साहब होता है क्या, जरा देखिएगा। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, ये गोला। और गोले में अगर आप देखना चाहें भाई साहब, ये आपका भारत। हमने इस गोले को, इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को बीचों बीच से यो काटा सर, क्षैतिज रूप से। और क्षैतिज रूप से काटा तो काटने के बाद जो स्थिति बनी जरा देखिएगा, ये हमने साहब इसको काट दिया, क्लियर? अब एक तो टुकड़ा बना ऊपर और एक टुकड़ा कहां गया? नीचे। जो टुकड़ा ऊपर की तरफ था
यह दोस्तों उत्तर दिशा में था, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया उत्तरी। और गोले का आधा भाग है, इसलिए भाई साहब नाम क्या रख दिया गया, गोलार्ध। और जो टुकड़ा दक्षिण दिशा में था उसे कहा गया दक्षिणी, और गोले का आधा भाग था, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, गोलार्ध। अब मैं जानता नहीं हूं, आपको आंसर बताना है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। जब राजस्थान की बात करते हो तो उससे पहले देख लो ना भारत ही किस गोलार्ध में है, और जब भारत ही उत्तरी गोलार्ध में तो राजस्थान तो ऑटोमेटिक उत्तरी गोलार्ध में होगा, हाँ या नहीं। दोनों गोलार्धों को आप देखो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है इतना? कोई डाउट है क्या सर? चलें और आगे आगे सुनना। हमने क्या किया साहब, अब की बार दूसरी एक स्थिति ली, और दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, हमने इस पृथ्वी को अब की बार लंबवत रूप से काटा, यूं बीचों बीच से काट दिया। अब बीचों बीच से काटा तो फिर दो भागों में बट गई। एक गोले का हिस्सा तो किधर आ गया सर, ये तो आपके कौन सा गोलार्ध, और ये वाला कौन सा गोलार्ध। मैं आपसे जितना क्वेश्चन पूछता हूं उतना ही जवाब देना है आपको। आपके पास केवल सर दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। आप बताओ भारत किस गोलार्ध में है। जब भारत पूर्वी गोलार्ध में तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में होगा। क्लियर है? चारों गोलार्धों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो अब हमसे क्वेश्चन पहला यह पूछा जाता है कि चार गोलार्ध हैं, चारों को अलग अलग लिख दिया और कहा गया राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, हमारा पहला आंसर होगा, बताता हूं क्यों होगा, पहला आंसर उत्तरी गोलार्ध। हमने कहा पूर्वी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर प्रमुख गोलार्ध जो माने हैं ना वो आपके दो माने हैं। सर बोतल देना है मुझे। हमने गोलार्ध कितने माने हैं, दो प्रमुख गोलार्ध। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिएगा ये पृथ्वी, ठीक है ना सर, और ये पृथ्वी क्या करती है सर, मूव कर रही है, घूम रही है। यही तो है ना मूल स्थिति, ये वास्तविक स्थिति है पृथ्वी की, अपने रोटेट कर रही है। अब ये कितनी भी तेज रोटेट कर ले, कितनी भी धीरे रोटेट कर ले, कोई फर्क नहीं है, हम इसे दो गोलार्धों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से आप देखना, रोटेट करती हुई पृथ्वी को भी बांट सकते हैं, हाँ या ना, बांट दिया ना, उत्तरी गोलार्ध। और अगर आप इस रोटेट करती हुई पृथ्वी को, गति करती हुई पृथ्वी को पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में बांटना चाहते हैं तो आपको एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, कुछ भी देर के लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को रोकना पड़ेगा। यह काल्पनिक बात, समझ आई सर बात? तो रोकना पड़ेगा तो आप इसका पूरा और पश्चिमी निर्धारित कर सकते हैं, नहीं तो आप बताओ पूरा पश्चिम निर्धारित करके बताओ। लेकिन उत्तर दक्षिण निर्धारित कर सकते हैं आप, देखो कर सकते हैं ना। इसलिए प्यारे दोस्तों क्या स्थितियां होती है कि आप बैठे हैं, ये स्थितियां, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। इंटरव्यू में बैठे हैं आप, इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे पूछा गया कि साहब ये आपके दिशाएं और ये वाले दिशा को आप क्या कहते हैं, तो आपने कहा उत्तर पूर्व। एग्जामिनर इंटरव्यू वाले सर कह रहे हैं आपसे, नहीं मैं तो इसे पूर्व उत्तर कहूंगा, आपको कोई दिक्कत है क्या? तो आप कहोगे नहीं साहब उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर मत कहो, उत्तर पूर्व ही कह दो। सामने वाले ने कहा क्यों? सामने वाले का एक ही आंसर है, क्यों? ये क्यों नहीं कह सकते? तो आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर प्रमुख गोलार्ध जो होते हैं वो कितने माने गए हैं, जो सिस्टम मैंने बताया आपको। इसलिए दो प्रमुख गोलार्ध माने गए, उसके बाद इसके ऊपर वाली दोनों दिशाएं जो होगी उसमें पहले किसको प्रधान लिया जाता है, उत्तर को। इसलिए उत्तर को यहां पर प्रधान लिया जाता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। इधर नीचे आते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बोलो साहब समझ में आया कि नहीं आया? कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। चले सर आगे। और तो अगर हमसे पूछा जाता है राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो हमारा पहला आंसर आएगा उत्तरी गोलार्ध,
ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध नहीं हो तो फिर आंसर आएगा उत्तरी, पूर्वी नहीं, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि साहब यहां दिशाओं की बात नहीं चल रही है, यहां याद रहे, यहां बात चल रही है किसकी? गोलार्धों की। तो राजस्थान का संबंध, भारत का संबंध दो गोलार्धों से है, उत्तरी गोलार्ध से भी और पूर्वी गोलार्ध से भी, और दोनों में भी प्रधान जानना चाहेंगे तो सर कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध। हाँ ना? तुम टेंशन में कैसे बैठे हो? कई तो ऐसे बैठे भाई साहब अब 1 यूनिट ब्लड निकालेंगे हमारा, कोई नहीं निकालेगा, आराम से बैठ जाओ। ठीक है ना सर? समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? ऊपर से तो नहीं है ना? कहीं मैं पढ़ा दूं, पूरा कंप्लीट करवा दूं, आपसे पूछो क्लियर, आप कहो क्लियर, कहां से? तो वो धोखा हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आगे सुनिएगा। तो आप बताइएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, आंसर क्या लिखूं इसमें? बोलो। उत्तरी गोलार्ध लिखूं क्या? अच्छा, अगर भाई साहब उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन में नहीं हो तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लिख सकता हूं क्या? उत्तरी कौन सा गोलार्ध? उम्मीद करता हूं दोस्तों एकदम आप समझ चुके होंगे अब इस बात को, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, नहीं है ना सर? चलो अब बात करते हैं विश्व के मानचित्र की। तो विश्व के मानचित्र के बारे में बात की तो आप देखिएगा सर, ये हमारे पास विश्व का मानचित्र रहा। ये देखो सर, हमारे भारत की स्थिति हमें यहां पर मिली। क्लियर? और हमने क्या किया, इस भारत को, भारत में तो राजस्थान है ना, हमने देखा इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटा मानचित्र को। अब ग्लोब नहीं ले रहे, याद रहे, अब मानचित्र ले रहे हैं, काट कर फैलाया था ना कल अपन ने, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा। तो बताओ भारत उत्तर में आ गया, आगे चलेगा, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाली जो दिशा है, ये बनती है उत्तर पूर्व दिशा या उत्तरी पूर्वी। अगर विश्व के मैप में पूछता है सर, वो मैप का मतलब आपने फैला दिया है, अब इसमें काटने पीटने की कोई झंझट नहीं है, अब रोकने की चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो इसको एकदम समतल पृष्ठ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो अगर पूछता है विश्व के मैप में, विश्व के मानचित्र में, ये बहुत माइनर चीजें हैं सर, वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आएगी, वहां कांस्टेबल वाले के लिए नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ये आपके विश्व के मानचित्र में किस दिशा में या किस भाग में स्थित है? तो आंसर देखिएगा उत्तर पूर्व दिशा या उत्तरी पूर्वी। क्लियर? दोनों में फर्क देखिएगा सर, यहां पर दोनों में फर्क देखिएगा, केवल उत्तरी गोलार्ध। क्लियर? अगर बात करते हैं अब एशिया की, एशिया के बारे में देखिएगा सर, ये हमने एक रफली मैप देखा सर, आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा। ये लगभग आपको, ये आपके भारत की और ये आपको एशिया महाद्वीप की स्थिति इस प्रकार देखने को मिलेगी जब आप एशिया महाद्वीप का मैप देखेंगे तो। ठीक है ना सर? समझ में आया? और हमने देखा कि अगर इस केवल एशिया की बात कर रहे हैं, अगल बगल सब हटा दिया हमने, केवल एशिया महाद्वीप को अलग से लिया सर, और इस एशिया महाद्वीप को यहां से और वहां तक मान लिया टोटल एरिया। अब इसके बीचों बीच हमने लाइन खींची। क्लियर? अब बताओ भारत उत्तर हिस्से में रहा, उत्तर दिशा में रहा या दक्षिण दिशा में रहा? चलिएगा सर। फिर उसके बाद हमने एक लंबवत लाइन खींची दोनों के बीचों बीच, यहां से यहां तक टोटल माना है अपन ने, इनके बीचों बीच लाइन खींची, और आप देखेंगे और पाएंगे कि आपके जो राजस्थान है ना, अब बताओ राजस्थान जो है, राजस्थान कहां पर मिला?
एशिया के दक्षिण पश्चिम दिशा या दक्षिणी पश्चिमी भाग, जबकि भारत के बीचों बीच से जाती है, इसलिए भारत को दक्षिणी भाग के अंदर शामिल किया जाता है। याद रहेगा ना? तो आप बताइएगा, केवल एशिया की बात करता है, एग्जामिनर ने दे दिया एशिया के संदर्भ में राजस्थान कहां पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विश्व के संदर्भ में कहता है तो उत्तरी पूर्वी, ठीक है ना? तो हमने यहां पर आंसर क्या लिखना है? बोलिए आंसर क्या लिखूं एशिया के संदर्भ में? दक्षिणी दिशा या दक्षिणी पश्चिमी, एक क्वेश्चन। अब बात आती है भारत की। भारत की बताने की जरूरत ही नहीं है, ये खूब नक्शा देख रखे आपने भारत के, तो ये देख लो आप भारत का। तो इस भारत के मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर आपने देखा ये वाली है उत्तर दिशा, ये वाली है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा। ना तो राजस्थान पूर्णतः आपके उत्तर में है, ना पूर्णतः आपके पश्चिम में है, दोनों के बीच में है, उत्तर पश्चिम। बिल्कुल आसान बात है। आंसर क्या लिखा जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा या। अब लास्ट क्वेश्चन जो आजकल प्रचलन में चल रहा है, आपने सुना होगा ना, ये मकान वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं है। जब भी वास्तु वाले आते हैं ना तो दिशाएं नहीं बताते हैं कि ये कोना है ना, ये सही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। हर चीज आपके आसपास घूमती है सर, लेकिन हमने कभी उसको जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। तो आपके कोण के अनुसार बात करते हैं, तो हमने भी एक बात करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि वास्तु के कोण क्या होते हैं और हम किन दिशाओं को जानते हैं, दोनों के बारे में बात करना चाहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हमने देखा कि हमारी जो दिशाएं जिसके बारे में हमें पता है, क्या हो रहा है इसका? मैं एक फोटो दिखाता हूं सर आपको, इस फोटो को देखिएगा और फोटो को देखकर बताना, क्या आप ये दिशा जानते हैं? बताते चलना आप, तो मुझे जानते हैं ना ये दिशा? अच्छा, ये भी दिशा जानते हैं, ये भी दिशा जानते हैं और ये भी दिशा जानते हैं। क्लियर? इनके यहां पर कौन सी दिशा आएगी ये जानते हैं कि नहीं जानते? यहां पर कौन सी दिशा आएगी? अब ये जो लोग हैं ना वास्तु वाले, ये लोग मूल दिशाओं को ना मानकर सब डायरेक्शन जो होती है ना उनके कोणों को मानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। उसे ये कौन सा कोण बोलते हैं? बिल्कुल आसान, एकदम बेसिक समझिएगा, फिर उसके बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इस कोण में होता है, ये इस कोण में होता है, रटना ही नहीं ना। जिसे हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं उसे ये लोग क्या बोलते हैं? कौन सा कोण बोलते हैं? अग्निकोण। जिसको हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं? नेत्रित कोण। अगर उत्तरी पश्चिमी की बात करते तो वायव्य कोण। एग्जामिनर ने केवल इतना दिया कि आप ये बताओ राजस्थान जो है ना यह आपके किस कोण में स्थित है। केवल किसका मतलब होता है? आपके वो बात करता है संपूर्ण संसार की, संपूर्ण विश्व की बात करता है। तो आप बताओ, विश्व के मानचित्र में हमने जब बात की थी, एक तो विश्व, एक एशिया और एक भारत, कि विश्व के बारे में जब हमने बात की थी तो विश्व के मैप में राजस्थान कौन सी दिशा में था? बोलो, उत्तरी पूर्वी दिशा में था ना। तो बताओ कौन से कोण में होगा? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? यही पूछता है वो बार बार। दूसरा, स्पेशलाइज उसने कर दिया, राजस्थान एशिया में किस कोण पर स्थित है वास्तु के अनुसार, या वास्तु के अनुसार एशिया में किस कोण पर आपके स्थित है। तो एशिया में राजस्थान कहां पर था? दक्षिण पश्चिम का मतलब चलो साहब, राजस्थान भारत में बात करते हैं, भारत में किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन आता है वास्तु के अनुसार कौन सा कोण होगा?
भाई साहब कहीं रटने की जरूरत नहीं है, सब आपके सामने है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको कभी भविष्य में ये नाम मिलेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या? समझ जाओगे ना? हाँ नॉर्मल बात है तो, ठीक है। अब आप मुझे बताना, तीनों आपके सामने आंसर है, तीनों के नाम बताना। अगर हमने बात करना चाहिए इनको लेकर, पहला क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया वास्तु के अनुसार राजस्थान किस कोण में स्थित है, तो बताओ आंसर क्या लेना है, किसके संदर्भ में ये? वेरी गुड। और इसके अलावा हम स्पेशलाइज किस में कर सकते हैं? और अगर हम बात करें तो किसके संदर्भ में कर सकते हैं? तो यहां पर हमें पता है कि यहां की जब बात आती है तो इसका आंसर क्या लिखना है मुझे? देखो गलत मत लिखवा देना, आप जो कहोगे मैं तो वही लिखूंगा, क्योंकि आप पर ही विश्वास है मुझे। ये लो सब, ठीक है। अब बात करते हैं जरा और आगे भाई साहब। अगर विश्व की बात तो हो गई, ये रही ईशान कोण। अगर बात करते हो एशिया के संदर्भ में क्या लिखूं? कौन सा वायव्य बोल रहे हो? और अगर आप बात करते हैं किसके संदर्भ में, याद करना, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? और इसके बारे में बात करता है तो अपन पढ़ ही चुके हैं, कौन सा कौन आ जाएगा? एक एक चीज को, एक एक कदम को आगे बढ़ाते चलना, कहीं गलती नहीं होगी, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो मिस हो जाए आपके हाथ से, ठीक है ना। शुरू में थोड़ा सा धीरे जरूर चल रहे हैं क्योंकि वो पूरा बेसिक समझाना है एक बार, फिर तो ऑटोमेटिक चले गए। जब ट्रेन चलती है ना, शुरू में धीरे, मौसम बनाती है ना, हैबिचुअल हो जाते हैं आप भी। समझ में आएगा सर इतना? अभी इसके बारे में और बातें, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, है ना सर।